गुड नॉन टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा पब्लिक फिनांस पर शुरू हुई थी और ये जो चार्ट आपके सामने मौजूद है, ये चार्ट आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है हम उसको डिस्कस करेंगे। पब्लिक फिनांस में हमने आपके साथ किसकी चर्चा की थी? पब्लिक फिनांस के क्रम में देखें तो हमने आपके साथ चर्चा की थी रेवेन्यू बजट की और हमने आपके साथ चर्चा की सॉरी हमने आपके साथ चर्चा की रेवेन्यू बजट की और हमने आपके साथ चर्चा की कैपिटल बजट की, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। और दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए हमने क्या कहा? राजस्व बजट जो है डे टू डे के एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करता है, जबकि कैपिटल बजट जो है वह कहीं न कहीं भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करता हुआ आता। बेसिक डिफरेंसेस जो इसमें है। राजस्व बजट में हमने क्या कहा था? तो राजस्व बजट में हमने आपके साथ चर्चा करते हुए कहा था राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। नहीं, हमने कल प्राप्तियों और आय के अंतर की चर्चा की थी और प्राप्तियों और आय के अंतर की चर्चा करते हुए हमने क्या कहा था? प्राप्तियों और आय के अंतर की चर्चा करते हुए हमने कहा था प्राप्तियां जो होंगी वो दो प्रकार की होंगी, विथ लायबिलिटी और विदाउट लायबिलिटी। विदाउट लायबिलिटी जो रिसिप्ट होती उसी को क्या कहते हैं हम? इसी को हम आय करते। ध्यान है? राजस्व प्राप्तियों में हमने आपके साथ दो चीजों की चर्चा की। कौन कौन? राजस्व प्राप्तियों में हमने चर्चा की दो प्रकार की प्राप्तियां हैं। क्या क्या? एक कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स भी आएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी आएंगे। दोनों के अंतर को, दोनों के बीच डिफरेंशिएट करते हुए हमने कहा था जो डायरेक्ट टैक्स होगा उस डायरेक्ट टैक्स का जो इंपैक्ट होता है उसका फिनेंशियल बर्डन जो है उस व्यक्ति पर पड़ता है जिससे कर वसूला जा रहा है या जो कर अदा कर रहा है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता? इनडायरेक्ट टैक्स का जो इंपैक्ट होता है उस व्यक्ति पर पड़ता है, उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जिससे वह कलेक्ट किया जा रहा है, बल्कि उससे भिन्न व्यक्ति पर पड़ता है। तो अगर आप देखें तो एक टैक्स रेवेन्यू हो गया और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। हमने कहा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है उसके क्या कंपोनेंट होंगे? तो प्रॉफिट और डिविडेंड होंगे, लाभ और लाभांश होंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू के कंपोनेंट क्या होंगे? फीस या शुल्क होंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू के कंपोनेंट क्या होंगे? इंटरेस्ट रिसिप्ट होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू के क्या कंटेक्स होंगे?
राजकोषीय और सामुदायिक सेवाओं से प्राप्त जो शुल्क। अब अगर हम देखें तो ये जितनी चीजें हैं, जितनी चीजों की हमने चर्चा की, जितनी चीजों की हमने यहां पर चर्चा की आपके साथ, ये लायबिलिटी क्रिएट करते हैं क्या? ये जो रिसिप्ट है, यह रिसिप्ट विथ लायबिलिटी है या विदाउट लायबिलिटी है? यह रिसिप्ट विदाउट लायबिलिटी है, नहीं? और चूंकि यह रिसिप्ट विदाउट लायबिलिटी है, इसीलिए अगर आप जाकर के देखें तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट को हम रेवेन्यू इनकम कहें तो कोई दिक्कत है? चूंकि यह विदाउट लायबिलिटी है, इसलिए राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू राजस्व आय, रेवेन्यू इनकम। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? नहीं? इतनी चीजों की चर्चा की। अब वापस आए, दूसरी किस चीज की चर्चा मैंने की? मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की चर्चा की। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की चर्चा करते हुए क्या कहा? मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की चर्चा करते हुए कहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे का एक्सपेंडिचर है, नहीं? इस डे टू डे के एक्सपेंडिचर से प्रेजेंट तो प्रभावित होता, लेकिन फ्यूचर नहीं प्रभावित होता। अर्थात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा और हाथ चलाते थोड़ा रहिएगा, समझे? क्योंकि वो चीजें जो है ना हेल्पफुल होंगी, समझने में मददगार होंगी। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कैपेसिटी बिल्डअप नहीं करता या क्षमता निर्माण में सहायक नहीं है, नहीं? या प्रोडक्शन कैपेसिटी के विस्तार को संभव नहीं बनाता, इससे उत्पादन क्षमता का विस्तार नहीं होता। और तीसरी बात अगर देखें तो तीसरी बात की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इन फ्यूचर इनकम जेनरेशन की संभावनाओं को जन्म नहीं देता, यह भविष्य के लिए, भविष्य में आय संभावनाओं के सृजन में सहायक नहीं होता है, नहीं? इसलिए हमने कहा कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं उनका फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट नहीं होगा, भविष्य की संभावनाओं पर असर सामान्यतः नहीं पड़ेगा, नहीं? जब मेरी ये चर्चा हो रही थी तो अपनी इसी चर्चा के क्रम में हमने क्या कहा था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने तरह का होता? तो कुछ समय पहले तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया गया दो श्रेणियों में। कौन कौन? तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। योजनागत राजस्व व्यय और नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत राजस्व व्यय, नहीं? कुछ समय पहले तक की बात कर रहा, कुछ समय पहले तक की क्यों बात कर रहा? पहले दोनों के अंतर को समझ लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ समय दोनों में अंतर क्या है? तो अगर आप देखें तो प्लानिंग
रिलेटेड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वह प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आप देखें तो आप क्या पाते? जैसे आप मान लीजिए सरकार ने कैपेसिटी बिल्डअप किया, नहीं, क्षमता का निर्माण किया, तो सरकार ने कैपेसिटी बिल्डअप किया तो वह एक्सपेंडिचर किस में आ जाएगा? अभी चर्चा करेंगे। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उससे कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है, उसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा? पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं? प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और तीसरा, अगर कैपेसिटी बिल्डअप होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उस स्थिति में क्या होगा? भविष्य में न्यू इनकम जनरेशन की संभावनाओं को बल मिलेगा, नवीन आय के सृजन की संभावनाओं को क्या होगा? बल मिलेगा। अब कैपेसिटी आपने बिल्डअप कर दी, अब सवाल यह उठता कि एक उस कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए भी तो एक खर्च होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट की जरूरत होगी, होगी या नहीं होगी? वह उस मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण डायरेक्टली देखें तो कहीं पर प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं, उसके कारण डायरेक्टली प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार नहीं हो रहा, और प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार नहीं हो रहा है तो इन फ्यूचर इनकम जनरेशन की संभावनाएं, आय सृजन की संभावनाएं भी नहीं होंगी वहां पर, नहीं? तो एट फर्स्ट ग्लांस इस प्रकार का खर्च क्या कहलाता है? विभिन्न सोशल सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज के मेंटेनेंस पर जो कॉस्ट है। अब गांधी मैदान है, गांधी मैदान समय समय पर सरकार रेंट पर हायर करती है, उपलब्ध करवाती है। अगर आप कहें कि हम रैली करेंगे, हमको गांधी मैदान चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन लेके जाना होगा, नहीं? और उसकी एक फीस होगी, जो फीस आपको पे करनी होगी, तब आपको वह मैदान उपलब्ध करवाया जाएगा, नहीं? तो गांधी मैदान यूज किए जाने की स्थिति में बनी रहे तो सालों भर उसका एक मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना, देखरेख का खर्च होता है ना, नहीं? और देखरेख के उस खर्च के कारण वह यूजेबल रह जाता है, इस्तेमाल में लाए जाने के लिए रह जाता। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यह कॉस्ट प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कल तक आता था, नहीं? और अगर आप देखें कि अगर मेंटेनेंस कॉस्ट हम बियर ना करें तो भले ही मेंटेनेंस कॉस्ट न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्रिएट नहीं करता, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट को बियर ना करने की स्थिति में, रखरखाव पर खर्च ना करने की स्थिति में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है वह क्या होगी? घट जाएगी, नहीं? इतनी बातें स्पष्ट हुई। और दूसरा हमने क्या कहा? नन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत 4 कंपोनेंट की चर्चा की। कल गायब थे ना क्लास? हाँ, अच्छा, तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हो गया? चलिए, अब हो गया। चलिए, अब डर नहीं है ना कि कोरोना फिर आएगा तो? पहले भी नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिए, वैक्सीन लगवा लिया है तो ये मान करके नहीं चलिए कि अब समस्या नहीं आएगी, समझे? सतर्कता जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो अगर आप आकर के देखें,
नन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के 4 कंपोनेंट हैं नन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। कौन कौन? इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार जो कर्ज लेती है, बॉन्ड जारी करती है, उस पर इंटरेस्ट देती है ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट। दूसरा डिफेंस एक्सपेंडिचर, प्रतिरक्षा व्यय। तीसरा सब्सिडी, नहीं, और चौथा सब्सिडी क्या है? सरकार जो है मतलब उचित और वहनीय कीमत पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। नहीं तो उचित और वहनीय कीमत को सुनिश्चित करने के लिए क्या करती है सरकार? अपनी ओर से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उपलब्ध करवाती है, वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाती है। उस वित्तीय सहायता को क्या कहते हैं? सब्सिडी। और चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्रशासनिक व्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, नहीं, सैलरी, अलाउंसेज, पेंशन, इस पर सरकार खर्च करती है। तो ये चारों खर्च किस कैटेगरी में आएंगे? नन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएंगे। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो 2010 में एक कमेटी गठित की गई थी। सी रंगराजन आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर थे। सी रंगराजन की अध्यक्षता में किस कमेटी का गठन किया गया था? रंगराजन पैनल का गठन किया गया था। इस रंगराजन पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और रिपोर्ट का नाम था, टाइटल था, सार्वजनिक धन का किफायती प्रबंधन। ठीक है, सार्वजनिक धन का किफायती प्रबंधन मतलब रैशनल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। इसी रंगराजन पैनल ने क्या सजेस्ट किया था? इसने सजेस्ट किया कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड करते हैं प्लान्ड और नॉन प्लान्ड में, ये यूजलेस है। नहीं, दरअसल हमारा फोकस प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर पर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर होना चाहिए। इस क्लासिफिकेशन प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन के कारण अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होता है। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को समाप्त किया जाना चाहिए। मेरी बातें समझ रहे? और इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इसी के कंटेक्स्ट में मेरी जब नीति आयोग पर कल चर्चा हो रही थी तो मैंने बतलाया था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसने प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के भी समाप्ति का आधार तैयार किया। और इस कंटेक्स्ट में देखें 2017-18 के बजट में प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन को समाप्त करने की घोषणा की गई। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? कोई दिक्कत? अब दूसरे पार्ट की तरफ आऊं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर आप जाकर के देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप क्या पाते? पूंजीगत बजट। तो अगर पूंजीगत बजट में आप जाकर के देखें नहीं तो पूंजीगत आय व्यय का लेखा जोखा जो प्रस्तुत करेगा वो क्या कहलाएगा? पूंजीगत बजट। नहीं, पूंजीगत बजट के 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन? पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट,
और सेकेंड वन कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं, कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा? तो कैपिटल रिसिप्ट भी जो है वो दो प्रकार के हैं, कैपिटल रिसिप्ट विथ लायबिलिटी और कैपिटल रिसिप्ट विदाउट। कैपिटल रिसिप्ट विथ लायबिलिटी और कैपिटल रिसिप्ट विदाउट लायबिलिटी, देयता सृजित करने वाली पूंजीगत प्राप्तियां और देयता सृजित ना करने वाली पूंजीगत प्राप्तियां। जैसे अगर आप देखें, सरकार लोन लेती है, सरकार लोन लेती है, ऋण लेती है, तो ऋण जो सरकार लेती है वह ऋण लायबिलिटी क्रिएट करता है या नहीं? लायबिलिटी क्रिएट करता है? नहीं। वह किसके अंतर्गत आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट विथ लायबिलिटी। ठीक उसी प्रकार देखें, सरकार की एक भूमिका बैंकर की भी है। नहीं, पोस्ट ऑफिस में हम पैसा जमा करते हैं या नहीं? तो पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा करते हैं वो किसके पास जाता? सरकार के पास जाता। वो लोन है सरकार के लिए, वो लोन नहीं है। वहां सरकार बैंकर के रोल में है, वह लोन नहीं है, लेकिन वह लायबिलिटी क्रिएट करती है या नहीं? पोस्ट ऑफिस में जो हम डिपॉजिट करते हैं वह लायबिलिटी क्रिएट करती। ठीक उसी प्रकार आप जाकर के देखें, पेंशन मद में जो हम अपनी सैलरी कटाते, सरकारी कर्मचारी, पेंशन मद में जो सैलरी कटवाई जाती है, प्रोविडेंट फंड के मद में जो सैलरी कटवाई जाती, ग्रेच्युटी में जो सैलरी कट करवाई जाती, होता है ना कि कुछ एम्प्लॉई अपनी ओर से देता, कुछ सरकार अपनी ओर से देती। नहीं, तो वह डेप्ट नहीं है, वह सरकार के लिए लोन नहीं है, वहां सरकार एक बैंकर के रोल में है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन वह लायबिलिटी क्रिएट करती है, क्योंकि इन फ्यूचर सरकार को उसे रिटर्न करना है। नहीं, अब अगर आप जाकर के देखें तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगी? यह कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आएगी। और दूसरा है देयता न सृजित करने वाली, ऐसा कैपिटल रिसिप्ट जो लायबिलिटी को ना क्रिएट करे। क्या चौंक रहे हैं? समझ रहे हैं? ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लायबिलिटी को क्रिएट ना करे। जैसे आप देखें, अभी नेशनल मॉनेटरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट की घोषणा बजट में की गई थी और अभी उस दिशा में पहल की गई है। तब मौद्रीकरण से जो राशि प्राप्त होगी वह लायबिलिटी क्रिएट करेगी क्या? सरकार का अपना एसेट है, सरकार उस एसेट को मोनेटाइज कर रही है और उसके बदले उसे अमाउंट प्राप्त हो रहा, तो वह लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है, लेकिन इसलिए वह ऐसे कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगी जो विदाउट लायबिलिटी है। ठीक, डिसइन्वेस्टमेंट से जरिए जो अमाउंट प्राप्त होगा वह किस कैटेगरी में जाएगा? या सरकार ने जो ऋण दे रखे हैं राज्यों को, तो राज्य जो ऋण लौटाते हैं वह किस कैटेगरी में आएगी? कैपिटल रिसिप्ट में आएगी। इतनी बातें स्पष्ट हुई। जिस तरह हमने राजस्व प्राप्तियों को राजस्व आय की संज्ञा दी, क्या उसी प्रकार पूंजीगत प्राप्तियों को हम पूंजीगत आय कह सकते हैं? कैपिटल रिसिप्ट को कैपिटल इनकम कह सकते हैं? बतलाइए, इसका जवाब तो आप ही को देना है। कह सकते हैं?
आय और प्राप्तियों में क्या अंतर है? देखिए वो पीछे लिखा होगा कहीं, नहीं, विदाउट लायबिलिटी जो प्राप्त होगी उसी को हम आय कहेंगे। तो क्या सारे के सारे कैपिटल रिसिप्ट सारे के सारे क्या वो कैपिटल इनकम है? नहीं। तो इसका मतलब कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट इक्वल टू कैपिटल इनकम। अगर हम इसके कंटेक्स्ट में देखें तो हम यह कह सकते नहीं, इसको क्या कहेंगे? इसको हम पूंजीगत, इसको हम पूंजीगत आय कह सकते, क्योंकि ये विदाउट लायबिलिटी, इसको हम आय नहीं मानेंगे। क्यों आय नहीं मानेंगे? क्योंकि यह विथ लायबिलिटी है। बातें स्पष्ट हुई? कोई दिक्कत है यहां तक में? अब दूसरा टर्म क्या आता? दूसरा टर्म आता हूं पूंजीगत घाटा के ऊपर, पूंजीगत व्यय के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। जिस तरह राजस्व व्यय को पहले प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के रूप में कैटेगराइज किया जाता था, उसी प्रकार आप जाकर के देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी पहले प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में कैटेगराइज किया जाता था, क्लासिफाई किया जाता था। लेकिन यह क्लासिफिकेशन 2017-18 में से इररिलेवेंट हो चुका है। अब इस क्लासिफिकेशन को बंद कर दिया गया है और एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के तहत सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन के क्रम में पूरा का पूरा फोकस किस पर किया जाता? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करने की बात होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैक्सिमाइज करने की बात होती है। ये बातें स्पष्ट हुई? इसमें कोई डाउट? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े तब। अब ये चार्ट आपकी समझ में आ गया? नहीं? अब अगर गौर करें, नहीं, अब वापस आता हूं। पहला टर्म होता है बजटरी डेफिसिट। क्या होता?
पहला टर्म होता है बजटीय घाटा, बजटरी डेफिसिट क्या होता? बराबर टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। अब इसको मिटा दूं, इसका फॉर्मूला क्या है? अच्छा चलिए हो गया। नहीं, अब अगर आप गौर करें, कुल प्राप्तियों की बात कर रहा है, कुल प्राप्तियों में क्या क्या आएंगे? कुल प्राप्तियों की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या आएंगे? ए राजस्व प्राप्तियां, जिसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट के जरिए इंडिकेट करेंगे, और दूसरा किसको इंडिकेट करेंगे? पूंजीगत प्राप्तियां, जिसको कैपिटल रिसिप्ट के जरिए इंडिकेट करेंगे। नहीं, तो अगर हम जाकर के देखें, टोटल रिसिप्ट बराबर क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। ये दोनों क्या निर्मित करेगा? टोटल रिसिप्ट। बातें स्पष्ट हो रही हैं। और दूसरा क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत क्या आएगा? तो टोटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा, आ जाए, टोटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट? मतलब बजटरी डेफिसिट जो है, सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के अंतर को कहते हैं। नहीं? दूसरा, गौर करें,
दूसरा है राजकोषीय घाटा। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसको कहते हैं? कुल आय माइनस कुल व्यय। कुल आय माइनस कुल व्यय। इसको वहां कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के अंतर को क्या कहेंगे? बजटरी डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट कहेंगे कुल आय कुल व्यय के अंतर को टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। कुल आय का मतलब क्या हुआ? नहीं, इसको मैं कर देता। अब गौर करें, कुल आय के अंतर्गत किसको रखेंगे? तो ये पूरा का पूरा क्या है? विदाउट लायबिलिटी। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? कहेंगे या नहीं? और दूसरा आ जाए पूंजीगत प्राप्तियां। ये बी है, नहीं, इसको B1 कर देते, इसको B2 कर देते। ये विदाउट लायबिलिटी है, अतः यह आय है। और B1 जो है वह क्या है? विथ लायबिलिटी। अतः आय नहीं। बातें स्पष्ट हुई? नहीं? तो इसमें क्या कहेंगे? कुल आय में गौर करें, ए और कुल आय में B2। अब समझ में आया? ए और B2 इसको कुल आय में शामिल करेंगे। पूंजीगत राजस्व आय जोड़ पूंजीगत आय, तब कुल आय प्राप्त होगा, नहीं? और कुल व्यय में तो वही हो जाएगा। कुल व्यय में क्या हो जाएगा? C और D।
इसलिए फिस्कल डेफिसिट को कैसे डिफाइन किया गया? अब इसमें किसको हमने शामिल नहीं किया राजकोषीय घाटे में? तो ये जो है विथ लायबिलिटी, ऋणगत प्राप्तियां और अन्य देयताएं, इनको हमने इसमें शामिल नहीं किया। ये बात समझ में आई? कोई डाउट है यहां तक? नहीं? आगे बढ़ूं? अब गौर करें, बजटीय घाटा हमने क्या कहा? बराबर कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखें, कुल प्राप्तियों को हमने क्या किया? इसको तोड़ा। क्या कुल प्राप्तियों को हम लिख सकते हैं कि कुल आय प्लस सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं, ऐसा लिख सकते या नहीं लिख सकते कुल प्राप्तियों को? क्या लिख सकते हैं? क्योंकि यहां पर यही है ना जो कुल आय में शामिल नहीं है। नहीं तो कुल आय में अगर B1 को जोड़ दें तो वो प्राप्त तो हो जाएगा। अब तो क्लियर हुआ? नहीं? माइनस कुल व्यय क्लियर। अब बजटीय घाटा बराबर, अब देखें फिर लिखें, कुल आय माइनस कुल व्यय प्लस सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं। लिख सकते, इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, लिख सकते हैं या नहीं? और कुल आय और कुल व्यय को हमने यूनिट बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? क्या इसको, इसी को ना हमने फिस्कल डेफिसिट कहा। तो राजकोषीय घाटा इसको लिख सकते प्लस सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं। इतनी बातें स्पष्ट हुई? या नहीं? ये चीजें स्पष्ट हुई? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर मैं कहूं बजटीय घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या फर्क होता?
दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता, तो बजटीय घाटा में सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं शामिल होती हैं। लेकिन राजकोषीय घाटा में सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं शामिल नहीं। अब तो अंतर समझ गए। ये जो बजटीय घाटे या राजकोषीय घाटे का आकलन होता है, किसके कंटेक्स्ट में? नहीं, तो ये जो आकलन होता है, इन दोनों का जो आकलन होता, नहीं, इनका आकलन जो होता है वित्त वर्ष के फिनेंशियल ईयर के कंटेक्स्ट में। और फिनेंशियल ईयर क्या होता? तो अप्रैल से मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बातें स्पष्ट हुई? आगे बढ़ूं यहां से? क्या अभी रुक जाए? चलिए, आपने आदेश दे दिया तो रुक गए। हो गए? चलिए, शुक्रिया। अब इसको मिटा देता हूं। चलिए, अब ठीक है, फिर साफ हो गया। अब वापस हम आते हैं किस पर? तो हम वापस आते हैं राजस्व घाटे पर। रेवेन्यू, और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था में जो तकनीकी शब्दावली है, अंग्रेजी वालों के लिए छूट है कि वो केवल अंग्रेजी को ध्यान में रखें, लेकिन हिंदी वाले को हिंदी अंग्रेजी दोनों में ध्यान रखना होगा। ये ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट अर्थात राजस्व घाटा बराबर क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट अर्थात राजस्व घाटा बराबर क्या होगा?
तो राजस्व घाटा बराबर ए और बी बराबर क्या होगा? राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। इस राजस्व प्राप्तियों को राजस्व आय भी कह सकते नहीं? रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप जाकर के देखें, राजस्व घाटे के साथ एक समस्या जुड़ी हुई है, प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो राजस्व व्यय है, इसके संदर्भ में धारणा क्या है? राजस्व व्यय के संदर्भ में धारणा है कि यह अनुत्पादक है। या क्या है? अनप्रोडक्टिव है। क्यों अनप्रोडक्टिव है? यह धारणा क्यों है? इस धारणा के कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार नहीं करता। उत्पादन क्षमता का विस्तार नहीं करता। एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार नहीं करता है, और दूसरा क्या नहीं करता? फ्यूचर इनकम को जनरेट नहीं करता। नहीं, फ्यूचर इनकम जनरेशन नहीं। अब सवाल यह उठता, ऐसा कहना ठीक है क्या? ऐसा कहना ठीक है क्या? क्योंकि अगर आप जाकर के देखें तो राजस्व व्यय के अंतर्गत, राजस्व व्यय के अंतर्गत यह व्यय भी तो आता है। नहीं, और राजस्व व्यय के अंतर्गत यह व्यय आता है, तो इसकी प्रकृति उत्पादक है या अनुत्पादक है? नहीं, इसकी प्रकृति उत्पादक है। इस व्यय की प्रवृत्ति उत्पादक है। क्यों? क्योंकि यह प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करता है। क्यों? नहीं, क्यों हमने कहा? क्योंकि यह प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करता है। नहीं, अब बातें समझ रहे? अगर इनको खर्च नहीं किया जाए तो क्या होगा?
प्रोडक्शन कैपेसिटी पर क्या असर पड़ेगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, नकारात्मक असर पड़ेगा। अब बातें स्पष्ट हुई? तो इसका मतलब यह है कि सभी प्रकार का राजस्व व्यय अनुत्पादक नहीं है। राजस्व व्यय भी दो प्रकार के हैं, उत्पादक राजस्व व्यय और अनुत्पादक राजस्व व्यय। प्रोडक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्रोडक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब हम एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमें प्रोडक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कट नहीं करना है। हमें कहां कट करना है? नॉन प्रोडक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमें खर्च करना है। और इसी के मध्य नजर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, और वह कॉन्सेप्ट क्या लाया गया? वह कॉन्सेप्ट क्या लाया गया? तो वह कॉन्सेप्ट लाया गया प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट कल थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? ताकि प्रोडक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अनप्रोडक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलगाया जा सके और वास्तविक अनप्रोडक्टिव कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो जो प्रभावी राजस्व घाटा है, उस प्रभावी राजस्व घाटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तब प्रभावी राजस्व घाटा बराबर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बराबर रेवेन्यू डेफिसिट माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के हेतु दिया गया बेसिकली अगर देखें, पूंजीगत परिसंपत्ति की सृजन हेतु दिया गया अनुदान, ग्रांट गिवन फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। अब थोड़ा सा इसको रुक के समझे, बढ़ो आगे। अब अगर देखें, फंड ट्रांसफर होता, किससे फंड ट्रांसफर होता? सेंटर टू स्टेट, नहीं तो सेंटर टू स्टेट जो फंड ट्रांसफर होता वह किन रूपों में होता? तो वह ट्रांसफर होता है, डेब्ट कर लें, लोन कर लें, या कर्ज के
रूप में। नहीं? दूसरा, या असिस्टेंस के रूप में। सहायता के रूप में। यह सहायता के रूप में होता है। और तीसरा, यह ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में। ये समझ में आया? नहीं? अब कर्ज के रूप में केंद्र से जो राज्यों को मिलता है, राज्यों को वापस करना होता है या नहीं? नहीं? और वह जो मिलता है नॉर्मल इंटरेस्ट पर मिलता है। बातें समझ रहे हैं या? तो विथ इंटरेस्ट ये क्या करना होगा? विथ इंटरेस्ट वापसी। नहीं? सहायता के रूप में जो मिलता है, नहीं, यह रियायती इंटरेस्ट रेट या फिर बिना ब्याज के। तो ये दोनों चीजें जो हैं विथ लायबिलिटी हैं। नहीं? तो इनको किधर हम दिखाते हैं? इनको हम किस में दिखाएंगे? तो इनको दिखाया जाता है पूंजीगत बजट का हिस्सा। बातें स्पष्ट हो रही हैं। और अगर ग्रांट को देखें तो ग्रांट जो है विदाउट लायबिलिटी है। बिना किसी लायबिलिटी के। नहीं? अर्थात ग्रांट जो दिया जाता इसको वापस करने की जरूरत नहीं है। नहीं? ये जहां ऐसा खर्च है सरकार का जो उसको वापस मिलेगा फ्यूचर में, इसलिए उसको हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। और यह ऐसा खर्च है जिसके बदले कुछ नहीं मिलने वाला है, यह खर्च है, तो इसको किस में दिखाएंगे? राजस्व बजट का हिस्सा। और ये जो ग्रांट मिल रहा है, इस ग्रांट की क्या खासियत है? अक्सर राज्य इसे
पूंजीगत खाते में खर्च करते, तो केंद्र की ओर से राज्यों को जो अनुदान मिला, यह अनुदान जो है राजस्व बजट में प्रदर्शित होता और राज्य उनको खर्च जो करते हैं वे कहीं ना कहीं अपनी उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए, वह खर्च अक्सर उत्पादक होता है, नहीं? तो इसके कारण एक एनामोली पैदा होती है या नहीं, एक प्रकार की विसंगति पैदा होती है या नहीं, कि दिखाया जा रहा है राजस्व बजट में जो ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार करता है, ना भविष्य में आय का सृजन करता, लेकिन राज्य उसको इस रूप में खर्च कर रहे हैं जिससे उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और भविष्य में आय संभावनाओं का सृजन भी होता। तो इसी विसंगति को दूर करने के लिए क्या किया गया? इसी विसंगति को दूर करने के लिए किस कॉन्सेप्ट को लाया गया? इसी को दूर करने के लिए प्रभावी राजस्व घाटा का इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें क्या किया गया? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वह हिस्सा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च हो रहा है, किसी न किसी रूप में प्रोडक्शन कैपेसिटी को वह प्रभावित करता है, उसको हमने रेवेन्यू डेफिसिट से बाहर कर दिया। तो इससे हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के जरिए हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि कितना खर्च अनुत्पादक हो रहा है। इतनी बातें स्पष्ट हुई? तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो बजट 2011-12 में बातें स्पष्ट हुई? अब आगे बढ़ूं यहां से? नहीं, चलिए कुछ तो मीठा। अब आगे बढ़े यहां से।
अब आता हूं किस पर, चलिए अब हम आते हैं, हमने अब तक किस किस चीज की चर्चा की, बजटीय घाटे की चर्चा की, हमने आपके साथ राजकोषीय घाटे की चर्चा की, फिस्कल डेफिसिट की चर्चा की, हमने आपके साथ किसकी, राजस्व घाटे की चर्चा की, रेवेन्यू डेफिसिट की चर्चा की, हमने आपके साथ प्रभावी राजस्व घाटे की चर्चा की, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की चर्चा की। अब अगर हम वापस लौटे प्राथमिक घाटा, नहीं, अगर प्राइमरी डेफिसिट की हम बात करें तब प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिस्कल डेफिसिट माइनस ब्याज भुगतान। सरकार के कुल और आय और कुल व्यय के अंतर में हमने इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया तो क्या हो गया, बतलाइए। नहीं तो हमें प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त तो होगा, बातें समझ रहे हैं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो क्यों ब्याज भुगतान को माइनस किया, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट जो है, नहीं इंटरेस्ट पेमेंट जो है वह प्रीवियस लायबिलिटी है, पिछले वर्ष की वह लायबिलिटी है, वह इस वर्ष की लायबिलिटी नहीं है, नहीं पिछले की सरकारों से चला आ रहा है। तो यह जानने के लिए कि इस वर्ष विशेष रूप से सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, परफॉर्मेंसेज कैसा रहा, इसके लिए क्या किया हमने, प्राइमरी डेफिसिट को आइडेंटिफाई किया, प्राथमिक घाटे को हमने आइडेंटिफाई करने का काम किया। बढ़े आगे, नहीं अब अगर हम मूव करें तो अगला डायमेंशन क्या है, तो अगला डायमेंशन है पूंजीगत घाटा, लिख लिया ये क्या है, एकदम सोच लिया, जब तक मैं चुप नहीं होऊंगा तब तक हाथ नहीं चलाएंगे। तब तो ऐसा कीजिएगा तो स्पीड ब्रेकर वाला काम कीजिएगा। बढ़ूं आगे। अब अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो अगला जो डायमेंशन इमर्ज करता हुआ आता अगला हमारा है कैपिटल डेफिसिट, इसको क्या कहते हैं, पूंजीगत घाटा।
ये क्या होगा? पूंजीगत प्राप्तियां माइनस पूंजीगत व्यय। कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बढ़ूं आगे, बढ़ूं। अब सवाल यह उभर कर सामने आता, अब हमारे सामने जो प्रश्न उभर करके सामने आता कि हमने आपके साथ चर्चा की बजट घाटे की, बजटरी डेफिसिट की। और बजटरी डेफिसिट की चर्चा करते हुए हमने क्या कहा? कि बजटरी डेफिसिट क्या करता? बजटरी डेफिसिट जो है ए बी सी डी इसको दर्शाता है। ये जो पब्लिक फिनांस का जो चार्ट हमने बतलाया, ये पूरी स्थिति कौन बतलाता है? नहीं, अगर राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां कम हैं और कुल व्यय ज्यादा है, तो समस्या होगी या नहीं? और आप जानते हैं कि कुल प्राप्तियों और कुल व्यय में ऋण भी शामिल है, तो इसकी भरपाई कैसे होगी? तो बजटीय घाटे इसकी भरपाई 1997 के पहले और 1997 से 1997 से 1997 के पहले देखें, दो कॉन्सेप्ट था। एक हीनार्थ प्रबंधन और दूसरा मौद्रीकृत घाटा। इसको क्या कहते हैं? मौद्रीकृत घाटे को मोनेटाइज डेफिसिट और हीनार्थ प्रबंधन को क्या कहते थे? इसको कहते थे डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसके तहत क्या होता था? बजटीय घाटे की भरपाई के लिए क्या होता था? तो इसके जरिए होता था बजटीय डेफिसिट की भरपाई आरबीआई द्वारा अतिरिक्त नोट छापकर की जाती थी। नहीं,
और जितना नोट छापा जाता था, जितना नोट छापकर घाटे की भरपाई की जाती थी, उसी को क्या कहते थे? उसी को मोनेटाइज डेफिसिट कहते थे, उसी को मौद्रीकृत घाटा कहते थे। बातें स्पष्ट हुई? नहीं? यह सिस्टम कब तक चला? 1997 के पहले तक चला। 1997 में इस व्यवस्था को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। उसके बाद कौन सी व्यवस्था आई? तो इसके बाद जो व्यवस्था आई, न्यू वेज एंड मीन्स एडवांसेज। अब सोच के देखिए कितना, क्यों खत्म किया गया? नहीं? कुछ तो समस्या आ रही होगी, नहीं? अगर सरकार को ये लग जाए, सरकार को ये लग जाए कि जितना घाटा होगा हम उतना नोट छाप के भरपाई कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी में डिसिप्लिन को इंश्योर किया जा पाएगा? नहीं। राजकोषीय अनुशासन संभव है? नहीं है। नहीं। तो इस बात की जरूरत। अच्छा, दूसरी चीज, नोट छाप करके घाटे की भरपाई करेंगे तो महंगाई क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? इस पर कल मैं चर्चा करूंगा, अभी केवल ये समझे महंगाई बढ़ जाएगी। नहीं? तो इसी के लिए यह व्यवस्था छोड़ी गई और न्यू वेज एंड मीन एडवांसेज को इंट्रोड्यूस किया गया। नहीं? इसको क्या कहते? अग्रिमोपबंध उपाय। अंग्रेजी में ही ध्यान रखें। इसके तहत क्या होता था? रिजर्व बैंक जो है बजटरी घाटे की भरपाई के लिए क्या करती थी? एडवांस उपलब्ध सरकार को करवाती थी। ठीक है? और उसके सर्टेन कंडीशन होते थे, क्योंकि अगर आप देखें सरकार का जो भी रेवेन्यू आता है किसके चैनल से आता है? आरबीआई के चैनल से। तो आरबीआई इस शर्त पर एडवांसेज उपलब्ध करवाती थी कि लेटर ऑन उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। सरकार का जो फंड आएगा तो उसके साथ उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, उसको सरकार की आय के साथ बाद में समायोजित कर दिया जाएगा। बातें स्पष्ट हुई? और दूसरी चीज, न्यू वेज एंड मीन्स एडवांसेज के तहत जो आरबीआई राशि उपलब्ध करवाती थी उसकी भी सीमा निर्धारित कर दी गई। उससे अधिक वॉल्यूम में राशि नहीं उपलब्ध करवाई जाएगी। बातें स्पष्ट हुई? नहीं? अगर उससे ज्यादा राशि की जरूरत हो तब सरकार क्या करेगी? तो लिख लें, उस सीमा से अधिक राशि की जरूरत पड़ने पर सरकार के पास दो विकल्प होते। एक, ट्रेजरी बिल जारी करना, जो कि 1 साल से कम समय के लिए होता था। एक, ट्रेजरी बिल जारी करना, और दूसरा बॉन्ड जारी करना। ट्रेजरी बिल 1 साल से कम के लिए जारी किया जाता था और बॉन्ड साल भर से
अधिक के लिए जारी किया जाता था। नहीं, इसका मतलब यह है कि सरकार को अतिरिक्त बाजार से लेना होगा ऋण। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो एक टर्म है, ये पीटी का बड़ा पेट क्वेश्चन है, और वह टर्म है वह है गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, हिंदी में चमकती हुई प्रतिभूति। गिल्ट एज प्रतिभूति किसको कहा जाता, चमकती हुई प्रतिभूति किसको कहा जाता? तो जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, प्रतिभूति समझते हैं ना या नहीं? सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं? नोट है पॉकेट में, कुछ कोई भी नोट निकालिए, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, उस पर कुछ लिखा है? आरबीआई के गवर्नर का साइन नीचे होगा, क्या लिखा हुआ है? मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। ये क्या है? एक कागज पर लिख करके कोई भी आपको सड़क पर दे दे, नहीं तो उसको मान लेंगे क्या? ये भी तो एक प्रकार की प्रतिभूति है या नहीं है? नहीं है ना? नहीं, तो अगर आप देखें तो सिक्योरिटी क्या है? आप कह सकते कि यह जो है वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट होता, नहीं, वैधानिक जो है प्रामाणिक वैधानिक दस्तावेज होता, नहीं, जिस दस्तावेज के जरिए कुछ कमिटमेंट किया जाता है। तो अगर आप जाकर के देखें तो सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं उनको चमकती हुई प्रतिभूति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें तत्काल नगदीकरण की क्षमता होती है। किसी को भी ये नोट देंगे तो जो सामान 500 रुपये का लेना चाहेंगे मिलेगा या नहीं? नहीं, और मैं लिख के दे देता कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता और सिग्नेचर मार देता, लेकर के जाएंगे दूसरे जगह तो इतना बोल करके चुप रह जाएगा, बेवकूफ लगता हूं क्या? लेकिन पटना है तो पकड़ के पीट भी सकता है सामने वाला, गुस्सा गया तो। ऐसा है या नहीं? नहीं, तो इसको सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता। क्यों? क्योंकि तत्काल नगदीकरण संभव है, इमीडिएट लिक्विडाइजेशन उसका संभव है। तो पूछा जा सकता चमकती हुई प्रतिभूतियां क्या है? ए बी सी डी ई। अब उसमें उलझते रहिए। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? नहीं, अब कल किस चीज पर चर्चा शुरू करूंगा? इसी चार्ट के थ्रू। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है तो
क्या मतलब हुआ, घट रहा है तो क्या मतलब हुआ, क्या प्रभाव होगा, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, ये पीटी में नहीं पूछेगा, लेकिन इसकी समझ होनी चाहिए। जब तक समझ नहीं होगी, और इस चार्ट के जरिए आसानी से आप समझ सकते हैं या नहीं, क्लियर? तो आज यहीं पर अपने डिस्कशन को मैं रोकूंगा।